हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अक्की चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th बुक का नाम गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 5 के अंतिम प्रश्नावली, मतलब एंड ऑफ द चैप्टर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 10 तक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब हम यहाँ पर 11 से डिस्कस करने वाले हैं। और 11वां क्वेश्चन कहता है, एक चक्रीय चतुर्भुज पर विचार कीजिए, चतुर्भुज के परिवृत्त की रचना किए बिना। तो रचना किए बिना ध्यान देना है आपको। हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि परिवृत्त का केंद्र चतुर्भुज के अंदर या बाहर स्थित होगा। इसे ज्ञात करने के सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो परिवृत्त का मतलब क्या होता है? परिवृत्त का मतलब होता है एक ऐसा वृत्त जो वृत्त के बाहर होता है। मतलब जब त्रिभुज वृत्त के अंदर होता है तो जो वो वृत्त होता है उसे परिवृत्त कहते हैं। उसका केंद्र आपने जहां तक पढ़ा होगा वो हमेशा केंद्र जो होता है वो वृत्त के अंदर होता है। लेकिन याद रखना, जो वृत्त का केंद्र होता है वो डिपेंड वृत्त पे नहीं करता, वो डिपेंड करता है त्रिभुज पे कि त्रिभुज के अकॉर्डिंग वृत्त का केंद्र बनता है। अब सपोज दैट कि इसका वृत्त मतलब ये जो त्रिभुज है इसका वृत्त अंदर बन रहा है। अगर ये कोई त्रिभुज हमारे पास ऐसा हो जाए, इसका केंद्र यहां बन जाएगा और वृत्त हमारा हो सकता है कुछ ऐसा बन जाए, केंद्र बाहर निकल जाए। तो वृत्त के ऊपर डिपेंड करता है कि केंद्र कहां बनेगा। तो यहां पर आपको समझना है, ठीक है। हमारे पास मान लो कि वृत्त है, मैं आपको यहां पे 3 वृत्त के माध्यम से समझाऊंगा। पहला वृत्त, दूसरा वृत्त और ये हमारा तीसरा वृत्त। 3 वृत्त है हमारे पास। अब इस 3 वृत्त में आपको ध्यान देना है कि जो अंदर चतुर्भुज बनेगा, मतलब लेकिन हम चतुर्भुज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे त्रिभुज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो चतुर्भुज जहां चाहेगा वहां पर वृत्त का केंद्र बना सकता है, वो वृत्त पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सपोज दैट कि मेरे पास कोई चतुर्भुज है, कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है। या फिर हमारे पास चतुर्भुज है, ठीक है, या फिर हमारे पास चतुर्भुज है, इसको मैं बाहर तक निकाल रहा हूं, कुछ ऐसा, ठीक है। इसकी भुजा में बनाता ही नहीं हूं, थोड़ा और लंबा कह देता हूं, ठीक है। तो 3 तरह की हमारे पास फिगर्स बनती हैं इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास अगर एंगल जो चतुर्भुज के कोण होंगे, ये कोण है हमारा, अगर ये कोण न्यून कोण होंगे, क्या बोला मैंने? न्यून कोण होंगे। न्यून कोण कौन से होते हैं बच्चे? जो 90 डिग्री से, कोण को कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं कोण को। तो अगर कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, मतलब 90 डिग्री बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो जिस भी चतुर्भुज का कोण 90 डिग्री से छोटा होगा उसका केंद्र हमेशा ही वृत्त के अंदर बनेगा, ठीक है। दूसरा है हमारा समकोण। अगर कोई चतुर्भुज हमारा समकोण बनाता है, समकोण का मतलब 90 डिग्री बनाता है, अगर ये एंगल जो है थीटा, थीटा अगर 90 के बराबर है, ठीक है, तो उसका केंद्र भी वृत्त के अंदर होगा। न्यून कोण का भी अंदर होगा, समकोण बनेगा तो उसका भी अंदर होगा। अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो उसका कोण, उसका केंद्र भी वृत्त के अंदर ही होगा, इसका भी वृत्त के अंदर ही होगा। लेकिन अगर ये अधिक कोण बना रहा है, अधिक कोण बना रहा है, तो इसका मतलब 90 डिग्री ज्यादा होगा थीटा से, ये एंगल 90 से ज्यादा होगा तो अधिक कोण हो गया, इसका केंद्र हमेशा ही वृत्त के बाहर बनेगा, ठीक है। तो जब 90 डिग्री से ज्यादा का कोण बनता है तो उसका केंद्र वृत्त के बाहर बनता है, जब 90 डिग्री के बराबर बनता है तो उसका केंद्र वृत्त के अंदर बनता है, और जब 90 डिग्री से छोटा बनता है कोण चतुर्भुज का तो उसका केंद्र वृत्त के अंदर होता है। तो ये आपको याद रखनी है। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझा देता हूं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पर सभी कोण न्यून कोण है, तो केंद्र अंदर होगा, मतलब केंद्र अंदर होगा, ओ जो है वो अंदर स्थित है। अगर कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा, अगर अधिक कोण होगा, जैसे कि अधिक कोण दिख रहा है आपको, ठीक है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, अगर तो उसका केंद्र ओ बाहर होगा, मतलब केंद्र चतुर्भुज के बाहर होगा। और कोई अगर कोण 90 डिग्री का समकोण होगा तो उसका कोण भी क्या होगा? केंद्र कोण के सामने वाली भुजा पर स्थित होगा। तो सामने वाली भुजा के ऊपर, मतलब अगर मान लो कि 90 डिग्री का है तो इसका केंद्र जो होगा ना वो इस वाली भुजा के ऊपर ही होगा। 90 डिग्री वाले में जो 90 डिग्री का होगा तो 90 डिग्री यहाँ इसके सामने जो भुजा है ये, तो इस पर ये केंद्र होगा। सर्कल कुछ बड़ा सा ऐसा बन रहा होगा,
लेकिन ये केंद्र होगा और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा व्यास। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझना है। नेक्स्ट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल रहा हूं बच्चे, इंपॉर्टेंट। अक्सर आप इंपॉर्टेंट को आईएमपी लिखते हो क्वेश्चन पे, सही है, आप आईएमपी लिखते हो, इसको आपका आपके अनुसार ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन आईएमपी अपने आप में एक इंग्लिश का शब्द है इम्प। इम्प की हिंदी क्या होती है, आप एक बार गूगल पे सर्च करो, आपको एक बड़ा मजेदार सा आंसर मिलेगा। ठीक है, और मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रत्येक जीवा दो रेखाखंड में विभक्त हो जाती है। देखो वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो हमारे पास कोई वृत्त है भाई, सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास जो है जीवा है दो, और दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो एक जीवा ये बना दी मैंने और दूसरी जीवा मैंने ये बना दी। ठीक है, ठीक है, ये दोनों जीवा एक दूसरे को काट रहे हैं, जीवा का नाम भी दे देते हैं हम, ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो हमारे पास ये दो जीवाएं हैं। आगे क्या कहता है, प्रदर्शित कीजिए कि यदि दोनों जीवाएं की लंबाई बराबर हो। इसने ये भी बोला कि दोनों जीवाएं बराबर है, मतलब ए बी बराबर है सी डी, जीवा बराबर है, इसने हमें गिवन दे रखा है भाई। ये पहली जीवा के रेखाखंड दूसरी जीवा के संगत रेखाखंड के समान होंगे, तो हमें प्रूफ करना है कि पहली जीवा का रेखाखंड, देखो जो पहली जीवा इसको ई मान लेते हैं। अब पहली जीवा का जो रेखाखंड है, दो रेखाखंड हो गए, एक तो ए ई हो गया और एक ई बी हो गया। ठीक है, तो एक जीवा के दो खंड हो गए, तो एक बड़ा खंड और एक छोटा खंड। पहली जीवा का रेखाखंड दूसरी जीवा के संगत रेखाखंड, देखो संगत रेखाखंड क्या होता है, ए ई के संगत क्या है, डी ई है, मतलब ए ई का संगत क्या है, डी ई है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और बी ई का संगत क्या है, सी ई है, तो सी ई इसे कहते हैं संगत, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो या फिर क्रॉसपॉन्डिंग सेगमेंट। तो पहले जीवा का रेखाखंड, मतलब पहले जीवा का रेखाखंड दूसरे जीवा के रेखाखंड के समान होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, नो डाउट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आ गया हमारा यहाँ पे, और यहाँ पर इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, दिया क्या है हमें, हमारी जीवा ए बी बराबर है सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी बराबर है। दूसरा है सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, रेखाखंड बराबर है, मतलब ए ई के बराबर डी ई है और बी ई के बराबर सी ई है, मतलब ए ई के बराबर डी ई है और बी ई के बराबर सी ई है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, हम यहां पर थोड़ी सी हमें करनी पड़ेगी रचना। अब रचना क्या होती है, शायद हम अभी तक 9th क्लास में फर्स्ट टाइम रचना करने जा रहे हैं। रचना का मतलब होता है अपनी हेल्प के लिए इसमें कुछ लाइनें या आकृतियां खींचकर लंब खींच सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, जो हमें हेल्प करती है आंसर निकालने में। तो ये हमारा केंद्र है, हमने केंद्र से, केंद्र हमारा ओ है, ओ से हमने इसको मिला दिया। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो करते जाएंगे, ओ ई को मिलाया, ओ ई को मिलाया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने ओ से इस पर एक लंब खींच दिया, ये लंब है, इसको मान लेते हैं एम। तो ओ एम लंब खींचा ए बी के ऊपर, और यहां पर भी हमें खींचना है एक लंब, ये भी हमारा लंब है, इसको मान लेते हैं एन। और ओ एन लंब खींचा सी डी के ऊपर, तो इसको भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, ओ एम लंब है ए बी के ऊपर, ओ एम लंब है ए बी के ऊपर, और दूसरा ओ एन लंब है सी डी के ऊपर, सी डी के ऊपर। ठीक है, अब आपको यहां पर याद रखना है कि जो हम बार बार लिखते हैं हर सवाल, सबसे ज्यादा यूज किया हमने इस लाइन को, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि भाजित करता है। मतलब जब हम ओ एम ए बी के ऊपर खींचते हैं, लंब खींचते हैं, तो ए एम बराबर में एम बी हो जाता है, तो ए एम बराबर है एम बी। और दूसरा जब हमने ओ एन लंब डाला सी डी के ऊपर, तो सी एन बराबर है एन डी, सी एन बराबर है एन डी। ठीक है,
अब यहां पर ध्यान दो, अगर यहाँ पे ए बी और सी डी बराबर है, हमारा ए बी बराबर है सी डी, इसका हाफ क्या हो जाएगा, ए बी का हाफ और सी डी का हाफ। ए बी का हाफ हो जाएगा, देखो ए बी का हाफ है क्योंकि आधा कर दिया तो ए एम हो गया, ठीक है, ए एम 1/2 सी डी, तो सी डी का हाफ क्या हो जाएगा, सी डी का हाफ हो जाएगा डी एन, डी एन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगर देखो जब ए एम और डी एन बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आधा इसके आधे के बराबर है, तो बी एम बराबर है, बी एम बराबर है सी एन, ये भी हो जाएगा, बी एम बराबर है सी एन, ठीक है। तो हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो हम इसको लिख लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण की 2 की हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो, अब हमें प्रूफ करना है, हमें फर्स्ट ये प्रूफ करना है और सेकंड प्रूफ ये करना है, दो चीजें प्रूफ करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम प्रूफ करेंगे, मतलब ओ एम ई और ओ एन ई को, त्रिभुज ओ एम ई तथा त्रिभुज ओ एन ई में, तो ओ एम ई और ओ एन ई को हम सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। सर्वांगसम करने के लिए हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो 3 चीजें देखो क्या मिलेंगी। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ओ एम बराबर है ओ एन, ये बराबर क्यों है अभी बताऊंगा मैं आपको। ओ एन बराबर है ओ एम बराबर है ओ एन। अब देखो हमें पता है कि ये दोनों जीवाएं बराबर है, तो बराबर जीवाओं से केंद्र की दूरी भी बराबर होती है। अगर ये जीवा है तो इसकी दूरी केंद्र से ओ एम हो जाएगी, ये जीवा है तो इसकी दूरी केंद्र से ओ एन हो जाएगी, ओ एम ओ एन, ये दोनों बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे क्या, बराबर जीवा की केंद्र से दूरी, तो बराबर जीवा होंगी तो केंद्र से की दूरी बराबर होगी। दूसरा एंगल एम और एंगल एन, एंगल एम और एंगल एन दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। तीसरा ओ ई इसमें भी है, ओ ई उसमें भी है, तो ओ ई और ओ ई दोनों में है, तो इसको लिखते हैं उभयनिष्ठ। 3 चीजें मिल गई। उभयनिष्ठ वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना, अक्सर हमें बहुत फायदेमंद करता है उभयनिष्ठ वाला कॉन्सेप्ट, मतलब उभयनिष्ठ जब हमें मिल जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे, ट्रायंगल ओ एम ई सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल ओ एन ई, ठीक है। किससे हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम हो गए, ठीक है। पहली भुजा है फिर कोण है फिर भुजा है, तो ये दोनों सर्वांगसम हो गए। जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तो एम ई और ई एन दोनों बराबर हो जाएंगे, क्यों बराबर हो जाएंगे, सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब होता है जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है तो उनकी सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग इसको हिंदी में कहते हैं। एम ई बराबर है ई एन, बराबर हो गई। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। अब यहां पर ध्यान देना है आपको, समीकरण 1 हमें पता है, समीकरण 2 पता है, समीकरण 3 पता है। अब देखो यहाँ पे समीकरण 3 में मेरे पास एम ई है, अगर मैं इस एम ई में ए एम को जोड़ दूं, ये हमारा एम ई है, इस एम ई में अगर ए एम को जोड़ दूं तो ये ए ई हो जाएगा। ध्यान दो हमें ए ई चाहिए, यहां पर हमारे पास ई एन है, ई एन में मैं डी एन को जोड़ दूं तो ये डी ई बन जाएगा। तो जोड़ने पर हमारा पहला वाला आंसर आ सकता है, तो ये ए ई वाला। देखो यहाँ पे ए एम को जोड़ना है एम ई में, ए एम और एम ई, तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, तो जब हम जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ लेफ्ट हैंड साइड जुड़ता है, और राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड जुड़ता है, तो डी एन प्लस में एन ई, ठीक है। अब देखो जोड़ो ए एम और एम ई, ए एम एम ई पूरा जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, ए ई आ गया, डी एन एन ई क्या बन जाएगा, डी ई बन जाएगा। फर्स्ट वाला हमारा प्रूव हो चुका है। अब सेकंड वाले में देखो, अगर मैं बी एम में, मतलब बी एम में एम ई को माइनस कर दूं, ध्यान दो बी एम, इसमें से एम ई को माइनस कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, बच जाएगा क्या मेरे पास, बी ई बच जाएगा। मुझे बी ई वाला कॉन्सेप्ट मतलब बी ई चाहिए मुझे, तो इसी तरीके से अब यहां पर ध्यान देना है कि बी एम कहां है मेरे पास, बी एम मेरे पास सेकंड इक्वेशन में है, एम ई मेरे पास ये रहा, तो हम क्या करेंगे, 2 में से 3 को घटा देंगे, बी एम और एम ई,
एम ई, और दूसरी तरफ सी एन हमें माइनस करना है, ध्यान देना माइनस घटाने पर, तो सी एन में माइनस करेंगे एन ई। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं बी एम में से एम ई घटाओ, बी एम में से एम ई घटाएंगे तो बी ई बचेगा, बराबर सी एन में से एन ई घटाओ, सी एन में से एन ई घटा दिया तो क्या बच गया, सी ई बच गया। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ सेकंड में प्रूफ करनी थी, तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड, हो गया हमारा प्रूफ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में आया तो 5 नंबर में आपके पेपर में आने वाला है ये, तो इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो और बार बार प्रैक्टिस करो कि दिमाग में मतलब जो है भर जाए, निकले ना, इस तरीके से प्रैक्टिस करो। अब हम करेंगे नेक्स्ट कहता है एक वृत्त की रचना कीजिए जिसमें 6 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हो। तो हमें एक मतलब जो है एक रफ बना के दिखाता हूं, हमें सर्कल बनाना है जिसमें जीवा 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो ये ऐसा एक वृत्त बना के हमें दिखाना है। तो इसके लिए आप पहले वृत्त मत बनाना, सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर की एक जीवा बना लेना। छह सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब मुझे इस पे क्या करना है, एक 90 डिग्री का कोण बना लेना। 90 डिग्री का कोण कहां बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है बिल्कुल सेंटर पे। अब इसका सेंटर कहां पर है, अब सेंटर में ढूंढना पड़ेगा। तो ध्यान दो बच्चे, ये हमारा 6 सेंटीमीटर का है, छह सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर हमारा है यहां पे, तीन सेंटीमीटर का बना लिया। इस 3 सेंटीमीटर से बिल्कुल सेंटर से, इसके सेंटर से आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, आप स्केल की मदद, आप डी की मदद से 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो, आप प्रकार की मदद से ही बना सकते हो अगर प्रकार की मदद से आता है तो। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल जो है कहां बन रहा है मेरा, ये मेरा 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। मुझे यहां से एक सीधी लाइन खींचनी है बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, अब ये मैंने खींच दिया, लेकिन मुझे ये मेरी जीवा है और यहां से मुझे 3 सेंटीमीटर ऊपर केंद्र बनाना है। 3 सेंटीमीटर ऊपर बनाने के लिए प्रकार को आप 3 सेंटीमीटर का खोल लेना और एक चाप लगा लेना। मैं 3 सेंटीमीटर इसी से चाप लगा रहा हूं, आप प्रकार से चाप लगाओगे। ठीक है, ये मेरा सेंटर हो गया। अब मुझे बनाना सर्कल। अब आप सर्कल बनाओगे तो ऑटोमेटिकली ये जीवा बन जाएगी और ये हमारा ये जो है ये सेंटर हो जाएगा और ये 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब मैं आपको सर्कल बना के दिखाता हूं। ध्यान दो, तो ये हमारा जो है अब ये हमारा जो है 3 सेंटीमीटर की दूरी हो गई और ये 6 सेंटीमीटर का हो गया। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर और ये बन गया हमारा वृत्त। तो ए बी एक जीवा हो गई और ये ओ हमारा केंद्र हो गया, तो बन गया हमारा। तो इस तरीके से हमारा बन चुका है एक सर्कल। 13 क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे 14 है हमारा, दर्शाइए कि आयत एकमात्र ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसे वृत्त के अंदर बनाया जा सकता है। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज है। देखो सवाल कह रहा है कि वृत्त के अंदर जो हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं वो हमेशा आयत ही बनता है, क्योंकि वर्ग भी एक आयत होता है, समांतर चतुर्भुज भी एक आयत होता है। तो मतलब अगर हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं वृत्त में, अगर वृत्त में वो बन गया तो पक्का आयत ही बनेगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज गिवन है, दिया है, आयत प्रूफ करना है। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक सर्कल, उस सर्कल के अंदर एक बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल। तो हमने सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब हमें गिवन क्या है, दिया है ए बी सी डी। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखो
सबसे पहले तो चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ये वृत्त के अंदर है तो चक्रीय चतुर्भुज है। सवाल ने भले ही ना बोला हो लेकिन हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए और एंगल सी को जोड़ने पर क्या आएगा, एंगल ए प्लस में एंगल सी को जोड़ने पर 180 आएगा। ये तो कंफर्म हो गया भाई, ठीक है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। दूसरा उसने ये भी कहा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, आयत प्रूफ करना है, तो गिवन क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो इसका मतलब एंगल ए बराबर है एंगल सी, तो एंगल ए और एंगल सी बराबर है। ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकंड। तो दो चीजें हमने ढूंढ ली है इस छोटे से सवाल के अंदर से, एक और दो। तो इस एक लाइन के सवाल में हमने दो चीजें ढूंढ ली है। अब हमें क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या ध्यान देते हैं कि एंगल ए जमा एंगल सी इक्वल टू 180 है। दूसरी तरफ कह रहा है कि एंगल ए और एंगल सी बराबर है, तो मैं क्या करता हूं, एंगल ए एंगल सी की जगह पे मैं एंगल ए रख देता हूं, तो दोनों एंगल ए हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 2 एंगल ए इक्वल टू 180। एंगल ए को ये मैं यही रखूंगा, एक एंगल ए और एक एंगल ए, दो एंगल ए, 2 एंगल इक्वल टू 180। दो को मैं अब क्या करूंगा, 180 के नीचे लेके जाऊंगा, काट दूंगा तो 90 आ जाएगा। अब एंगल ए मेरा आ गया 90। अगर एक एंगल मेरा 90 आ गया तो मुझे बाकी का करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयत में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। अगर ये 90 तो समांतर चतुर्भुज है, ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, सारे 90 को जाएंगे, लिख देंगे हम ए बी सी डी एक आयत है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी चतुर्भुज में अगर आपको एक आयत प्रूफ करना है तो आपको सिर्फ एक ही एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ करना है, जो मैंने कर दिया, सिंपल था। तो नेक्स्ट कहता है हमारा, दर्शाइए कि यदि एक आयत किसी वृत्त के अंदर है, तो इस पर हमें आयत गिवन है, तो उसके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु वृत्त के केंद्र पर स्थित होगा। ठीक है, तो दो बातें, एक तो हमें गिवन दे रखी है कि एक आयत है जो वृत्त के अंदर है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं इसका, और इसको हम ज्यादा सॉल्व, इसको मतलब जो है ना परमे के द्वारा सॉल्व करना है। परमे मतलब हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये आयत है और सवाल ने कहा है कि इसके दो विकर्ण हैं और हमें सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध क्या करना है, उस पर ध्यान देना। विकर्णों का प्रतिच्छेद, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये वाला वृत्त के केंद्र पर स्थित है, यही इसका केंद्र भी है। मतलब जो आयत का प्रतिच्छेद बिंदु है यही आयत का मतलब वृत्त का केंद्र भी है, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले तो देखो उसने हमें पहली बात बोल दी है कि ए बी सी और ये डी, तो ए बी सी डी एक आयत है। एबीसी आयत है और एसी तथा करते हैं। अब देखो आयत में क्या होता है, आयत के अंदर जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समझ में आ गया, समद्विभाजित मतलब कि ये ए ओ बराबर है ओसी, ए ओ बराबर है ओसी, और दूसरा बी ओ बराबर है ओडी, और दूसरा है बी ओ बराबर है ओडी। ठीक है, और एक और बात, आयत है तो आयत के अंदर क्या होता है, विकर्ण जो होते हैं एसी बराबर है बीडी होते हैं। भाई याद रखना, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, और आयत तो उसने गिवन दे रखा है तो इसका मतलब विकर्ण उसके बराबर है। अगर विकर्ण उसके बराबर है तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ये वाला इसका इसके बराबर है, ये वाला इसका इसके बराबर है, मतलब ये चारों के चारों हाफ जो हो गए बराबर हो जाएंगे। ए ओ बराबर है ओसी, तो इसको हम यहां लिखते हैं। ठीक है, विकर्ण ए ओ बराबर है ओसी। अगर विकर्ण बराबर है तो ये चारों हाफ जो है वो बराबर होंगे। ए ओ बराबर है ओसी बराबर है ओडी बराबर है ओबी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों के चारों बराबर है, तो बिंदु ओ, अब बिंदु ओ जो है ये चारों के चारों जब बराबर हैं तो इसका मतलब बिंदु ओ ए बी सी डी
से, ध्यान देना बिंदु ओ, ये बिंदु ओ को अलग रखना और बाकी को अलग रखना है। बिंदु ओ ए बी सी डी से समान दूरी पर है। समान दूरी का मतलब क्या हुआ, जब ये चारों बराबर है तो ये ओ की दूरी ए से, ओ की दूरी डी से, ओ की दूरी सी से, ओ की दूरी बी से समान दूरी पर है। और किसी भी वृत्त में, अभी हमारा आंसर है, तो किसी भी वृत्त में केंद्र ही एक ऐसा बिंदु है जो वृत्त की परिधि से, मतलब वृत्त की परिधि से समान दूरी पर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कोई बिंदु है और ये चारों से समान दूरी पर है तो वो पक्का ही क्या होगा, वो पक्का ही केंद्र होगा। ठीक है, तो केंद्र को इसको इस तरीके से प्रूफ करना है। हो गया हमारा ये प्रूफ 15 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 16। तो अब हम करेंगे 16 क्वेश्चन, और 16 क्वेश्चन हमारा कहता है किसी वृत्त में एक निश्चित लंबाई की सभी जीवाओं पर विचार कीजिए। इन सभी जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है। मतलब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक वृत्त बनाना है जिसके अंदर हमें समान लंबाई की जीवाएं बनानी है। जीवाएं की संख्या आप 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हो। अब तुम्हें यह बताना है कि उन जीवाओं से जो मध्य बिंदु बनेगा, अगर वो जीवाएं बराबर है तो उन जीवाओं के मध्य बिंदु से कौन सी आकृति बनेगी। समझ में आ गया, तो कौन सी आकृति हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सी आकृति बनती है। ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे पहले बनाना है एक वृत्त। तो ये हमने बना ली वृत्त। इस वृत्त के अंदर हमें समान आकृति की क्या बनानी है, जीवाएं बनानी है। तो जीवा की लंबाई में ले लेता हूं, तो हम कुछ भी लंबाई ले सकते हैं। जैसे कि मैंने जीवा बना ली, मैंने 8 सेंटीमीटर की जीवा ली। जीवा मुझे इसके अंदर बनानी है। अब इसके अंदर बनाने के लिए मेरे पास स्केल तो है नहीं, तो मैंने एक लाइन खींच ली। मैं यहाँ पर आपको जीवा बना के दिखा दूंगा। ठीक है, तो मेरे को, मैं 8 सेंटीमीटर की जीवा ले रहा हूँ। मैं इसमें 8 सेंटीमीटर के 3 या 4 3 जीवाएं बनाऊंगा। ठीक है, आप 3 बना लो, 4 बना लो, कुछ भी बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, उन जीवाओं का मध्य बिंदु को मतलब टिक कर देना है। जैसे ये 8 सेंटीमीटर का है जीवा, तो उसका मध्य बिंदु 4 सेंटीमीटर होगा। आपको ये बात याद रखनी है। फिर हम चेक करेंगे कि उस मध्य बिंदु से क्या बनता है। तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको उठा के मैंने इसकी 3 जीवा बना ली। तीनों जीवा मैंने 8-8 सेंटीमीटर की बनाई है। आप चाहो तो 4 सेंटीमीटर का बना लो अपनी नोटबुक के हिसाब से, या 3 सेंटीमीटर का बना लो, तो जो भी आप बनाना चाहो। तो अब इसका मध्य बिंदु देखना हमें। मध्य बिंदु इसका होगा 4 सेंटीमीटर पे। ये है हमारे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु और मध्य बिंदु। अब हमें चेक करना है कि मध्य बिंदु से क्या बनता है। अब मैं एक वृत्त बनाऊंगा। आप प्रकार को लेंगे, प्रकार को रखेंगे बिल्कुल सेंटर में, और यहां से आप एक वृत्त बनाएंगे। तो आप क्या चेक करेंगे, ये जो मैंने इस मध्य बिंदु से जो मैंने वृत्त बनाया, उस वृत्त के जो ये मध्य बिंदु थे उनके साथ ये टच कर रही है। मतलब अगर मैं एक वृत्त में जीवा बनाऊं, बराबर सभी जीवें बराबर हो, उन जीवाओं से अगर मैं एक वृत्त बनाऊं तो उन सबके मध्य बिंदु जो है उस वृत्त पर, उस वृत्त की परिधि को टच करते हैं। ठीक है, तो छोटे वृत्त की परिधि सभी मध्य बिंदु से टच करती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कौन सी आकृति बनती है, मध्य बिंदु को मिलाने से एक वृत्त बनता है। तो क्या बोलेंगे हम, सभी मध्य बिंदु को मिलाने से एक वृत्त बनता है जो पहले वाले वृत्त से छोटा वृत्त होता है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट है हमारा 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन कहता है हमारा, केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवाएं AB और AC सर्वांगसम। देखो सर्वांगसम का मतलब होता है बराबर है। ठीक है, याद रखना, जब जीवा AB और AC, तो जीवाएं दोनों सर्वांगसम है, मतलब दोनों जीवाएं बराबर है। स्पष्ट कीजिए कि यह कथन सत्य क्यों है। वृत्त का केंद्र BAC के कोण समद्वि भाजक पर स्थित है। तो वृत्त का केंद्र, सबसे पहले हमें वृत्त बनाना पड़ेगा बच्चे। तो पहले हम वृत्त बनाएंगे। हमने बना लिया वृत्त, और यहां पर आपको ध्यान देना है कि BAC मतलब AB और AC है, तो A इसमें कॉमन है। तो हमें जो जीवा बनानी है वो जीवा एक दूसरे को टच कर रही है कहीं ना कहीं। जीवा जो है, ये वाली जीवा और ये वाली जीवा दोनों बराबर है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं ABC। तो AB जीवा AC के बराबर, तो लिख भी देते हैं हम यहां पर। AB बराबर है AC। ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक व्यास बना लेते हैं अपनी मदद के लिए, और ये हमारा व्यास है। ठीक है, अब यहां से मैं, अगर सवाल ने कहा है
वृत्त के केंद्र से BAC। अब BAC का एंगल कौन सा है? BAC, ये वाला कोण है, ध्यान देना। तो केंद्र से BAC का कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक का होता है मतलब होता है कि एक कोण दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है, वो कौन कर रहा है? केंद्र कर रहा है। तो केंद्र BAC का कोण समद्विभाजक है। ये जो मेरे एंगल बने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको नाम देता हूं मैं 1, इसके नाम देता हूं 2। तो मैं एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर प्रूफ करना है। मतलब इस केंद्र से BAC का जो हमने मतलब रेखा खींची है, क्या ये इसको समद्विभाजित करता है? तो हमें यही बताना है कि क्या ये समद्विभाजित पर स्थित है। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर करने हैं, तो हमें सिद्ध करना है एंगल 1 बराबर है एंगल 2। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि केंद्र से जो ये कोण समद्विभाजक खींचा गया, क्या वो कोण समद्विभाजक है? कोण समद्विभाजक कब सिद्ध होगा? जब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। तो अब हम इसको सिद्ध करते हैं, और सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। सर्वांगसम करने के बाद दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOB में हमें ढूंढने तीन चीजें देखो क्या मिलेंगी हमें मिल जाएगा। सबसे पहले तो AB और AC बराबर है, इस त्रिभुज में AB, इस त्रिभुज में AC। तो AB बराबर है AC, ये हमें दिया है। दूसरा में मिल जाएगा OC और OB। देखो ये OC ये त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है, तो OC बराबर है OB, क्या लिखेंगे? त्रिज्याएं। और एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर है, दोनों की त्रिज्या बराबर होंगी। अब तीसरा में मिल जाएगा OA इसमें भी है और OA इसमें भी है, तो OA बराबर है OA, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तीन चीजें हमें मिल गई। जब हमें तीन चीजें मिल जाती हैं तो त्रिभुज AOC सर्वांगसम है त्रिभुज AOB। किससे सर्वांगसम है? भुजा भुजा भुजा, मतलब साइड 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 से सर्वांगसम हो गई। अगर ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2, इसको बोलेंगे CPCT। ठीक है, CPCT से बराबर हो गए तो हम आंसर क्या लिखेंगे? केंद्र BAC को का समद्विभाजक है। क्या लिखेंगे? केंद्र BAC का समद्विभाजक है। तो BAC समद्विभाजक हो गया, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए। तो इस तरीके से इसको हमें सिद्ध करना था। अब हम करेंगे नेक्स्ट है हमारा 18। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बड़ा भी है। ठीक है, शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में आपका सवाल खराब हो जाएगा, इसलिए आपको जो तरीका मैं बताऊंगा उसको अच्छी तरह से ध्यान देना, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है हमारा। क्योंकि इसके अंदर हमको काफी सारी चीजें पूछी है इसने। 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। सबसे पहले मैं चित्र बनाऊंगा और चित्र में मैं आपको समझा दूंगा कि क्या फाइंड करना है। फिर हम, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है तो इतने क्वेश्चन में नहीं आ पाएगा, तो मैं क्वेश्चन को हटा दूंगा और फिर हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले समझेंगे कि चित्र क्या कह रहा है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास भैया एक वृत्त है जिसमें 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं हैं। जीवाएं समांतर है और वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है। यह ध्यान देना कि वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है। तो यहां पर ध्यान देना है, वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है, मतलब या तो हम इस तरह बना ले वृत्त के दोनों जीवाएं या फिर ऊपर बना ले, तो मैं नीचे बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर हमें दो जीवाएं बनानी है, जीवा नंबर 1 और जीवा नंबर 2। ठीक है, तो इस जीवा के नाम लिख देते हैं हम यहां पे। AB नाम देते हैं हम नीचे वाले का, इसको नाम देते हैं CD। AB हमारा है 10 सेंटीमीटर और CD है हमारा 24 सेंटीमीटर, लिखा हुआ है यहाँ पे। और आपको ध्यान देना है कि ये दोनों हमें पता है पहले से। ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो छोटी वाली 10 सेंटीमीटर, बड़ी वाली 24 सेंटीमीटर जीवा है, ये बात याद रखना आप। अब आगे कहता है ये दोनों जीवाओं के मध्य दूरी 7 है। अब दोनों जीवाओं के मध्य दूरी, सबसे पहले तो मैं यहां से एक ये बना लेता हूं। अब ये जो हमारा बीच का हिस्सा है ये 7 है, इसको नाम देता हूं मैं OM और इसका नाम देता हूं मैं N। तो ये M और N कितना है मेरा? 7 है, जो कि इसने क्या रखा है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 7 है। तो MN भी गिवन है भाई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज हमें मिल चुकी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है।
त्रिज्या मान लेते हैं आर, तो ओसी हमें निकालना है, मतलब ओसी ये हमारा आर है और यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें आर फाइंड करना है। समझ में आ गया, सवाल सारा समझ में आ चुका है। अब हम करेंगे सीधा आंसर पे फोकस करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है भाई, अब वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल, सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से ध्यान देना। मैं इसके अंदर एक जीवा का फॉर्मूला होता है मेरे पास, जीवा का फॉर्मूला याद रखो, मैं लिख देता हूं यहां पर। तो पहले भी हमने इसको कई बार यूज किया है, अब इसके लिए समझना पड़ेगा हमें कैसे कैसे इसको यूज करना है। देखो भाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जीवा दो है, एक जीवा दो जीवा, तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए पहले समझेंगे हम। अब देखो यहाँ पे, मतलब ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, केंद्र से जीवा की लंबाई, दो जीवाएं है तो दो तरह के फॉर्मूले बनेंगे। एक फॉर्मूला बनेगा सीडी के लिए, सीडी के ओ एन है हमारे पास जीवा की लंबाई, केंद्र से जीवा की दूरी ओ एन है, इसे कहते हैं डी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और एक और है ए बी की केंद्र की दूरी, मतलब केंद्र से ए बी की दूरी, ये भी डी है। तो मेरे पास इसको लेट कर लेते हैं हम D1, मतलब ये वाला हिस्सा D1 हो जाएगा मेरा, और इसको लेट कर लेते हैं पूरा का पूरा D2। ये तो इतना इतना सा हिस्सा है बस, और ये पूरा का पूरा मेरा यहां से लेके, मतलब केंद्र से लेके यहां तक D2 है। समझ में आ गया। अगर मैं D1, तो मेरा D1 है, ON है मेरा D1 जो कि है ये, और OM है मेरा D2। अगर D2 को मैं थोड़ा सा और ध्यान दूं तो ये D1 प्लस में 7 हो सकता है, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक है और ये यहां से लेके यहां तक D है और यहां से लेके यहां तक 7 है, तो ये D1 प्लस में 7 हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको D1 लिखूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, D1 लिख दूंगा भाई। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरा क्या है, ये D1 है। ओके, अब यहां पर ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अब यहां पर हम लिखेंगे जीवन निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 रूट में आर स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको डी रखा है और ये भी मेरा डी है। जब मैं डी की बात करूंगा तो जब इस वाली दूरी की बात करूं तो D1 हो जाएगा, पूरी दूरी की बात करूं तो D2 हो जाएगा। तो डी जो फॉर्मूला है मेरा कभी D1 हो सकता है और D2 भी हो सकता है। चेक करेंगे कैसे। अब देखो, जीवा में रख रहा हूं, सबसे पहले सीडी रख रहा हूं। जब मैं सीडी रखूंगा तो 2 आर स्क्वायर माइनस में सीडी के अंदर जो डी है कितना है मेरा, D1 है, तो मैं इसको D1 कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, D1 का स्क्वायर। ठीक है, और सीडी का मान कितना है मेरे पास, सीडी का मान 24 है, 24। तो ये दो मेरा उठ के आ जाएगा नीचे, मैं पहले ही कर देता हूं। यहां बच गया मेरे पास रूट आर स्क्वायर माइनस में D1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको काट देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 का, अब ये रूट यहां पर आगे बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में D1 का स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर माइनस में D1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144। आपको याद रखना है ये समीकरण 1 है मेरा। ठीक है, समीकरण 1 की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको आपको याद रखना है, मैंने बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, समीकरण 1। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे हमारे पास हमने एक जीवा ले ली सीडी, कौन सी जीवा ली थी हमने, सीडी। अब हम लेंगे जीवा ए बी। ए बी भी जीवा है। अब जीवा की लंबाई जो होती है वो क्या होती है, 2। ठीक है, तो ए बी की हमारे पास, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 10 है, यहां रख देंगे 10, 2 आ जाएगा नीचे आर स्क्वायर। अब ये ए बी के लिए डी क्या है, ए बी के लिए जो डी है वो D2 है, D2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, पहले हमने D1 लिया, अब यहां तक पहुंच गए हम AB पे, AB की जो है वो D2 है, तो D2 रख दिया हमने। ये कट गया हमारा 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर माइनस में D2 मैंने बताया अभी क्या है, D1 प्लस में 7 है, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे D1 प्लस में 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये D2 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने D2 की वैल्यू रखी है। अब D1 को ही साथ लेके चलना है हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 आर स्क्वायर माइनस में, ब्रैकेट में रखेंगे, जब बाहर माइनस का होता है तो उसको ब्रैकेट में सॉल्व करना है, D1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, 2a कितना है 7, b कितना है D1, ठीक है, प्लस D2 का स्क्वायर।
ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 14 लिख देता हूं मैं यहाँ पे 14d1 प्लस में 749, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे आर स्क्वायर, इसको मैं इधर कर दूंगा, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, एक ही बात है। ब्रैकेट खोलेंगे तो d1 का स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट जब खुलता है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट से बाहर जब माइनस का होता है और ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी होते हैं सबके साइन चेंज कर देते हैं। अब लिखेंगे माइनस का 14d1 प्लस में ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा 49 इक्वल टू आ जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस में d1 का स्क्वायर माइनस में 14d, 49 को उधर भेज सकते हैं हम, 25 माइनस में 49। अब इसको हम इसमें से माइनस का वहां जाके प्लस का हो जाएगा, हमें ऐड करना है, इसको हम ऐड करेंगे, 9 4 14 हासिल गया 1, 4 और 2 6 और 1 7, 74 आ जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब हम करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमें आर निकालनी है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना, हमें आर की वैल्यू निकालनी है, त्रिज्या की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं एक दूसरे से, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूं, तो मेरे पास आर की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, पहले मैं लिख देता हूं, घटाने पर, ठीक है। तो जब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में से घटेगा, राइट साइड वाला राइट साइड से घटेगा। तो पहले लिखेंगे हम लेफ्ट साइड को, आर का स्क्वायर माइनस में d1 का स्क्वायर लिख दिया। अब इस पूरे को लिखेंगे, जब हमें माइनस करना है तो हम इसको पहले माइनस लगाएंगे, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, माइनस करते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं, जब प्लस करते हैं तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस में d1 का स्क्वायर माइनस में 14d1, अब 1 है ये हमारे पास ब्रैकेट में, इसमें से अब इसको माइनस करेंगे 144 माइनस 74। जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन बदल जाता है, मैंने अभी बताया था, बाहर माइनस का है, ब्रैकेट खोलेंगे तो सबका साइन बदल जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस का प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0 और 14 में से 7 गया 7, 70 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आर प्लस का ये आर माइनस का, प्लस माइनस हमेशा कट जाते हैं तो काट देंगे, ये d1 माइनस का ये d1 प्लस का ये भी कट जाएगा, बच गया मेरे पास 14d1 इक्वल टू 70, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब d1 को हम ये रखेंगे, 40 उठा के ले जाएंगे 70 के नीचे, 70 पंजे 14 पंजे 70, d1 मेरा आ गया 5, d1 आ गया 5 आ गई, मुझे तो त्रिज्या निकालनी है। अब इस d1 का मान अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो r की वैल्यू निकल जाएगी, तो समीकरण 1 में रखने पर तो हम क्या लिखेंगे, d1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे हम, समीकरण 1 क्या है मेरा, आर स्क्वायर माइनस में d1 का स्क्वायर इक्वल टू 144 है बच्चे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, d1 का मान पुट करेंगे, d1 का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि d1 का स्क्वायर है, आर स्क्वायर ये हो जाएगा 25 और 25 को हम उस सब लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसमें इसको हम जोड़ देंगे तो 169 आएगा, 1 और ये यहाँ पर आर स्क्वायर है, स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाएगा और ये रूट में से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 13, तो आर आ गया हमारा 13। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कैसा लगा ये सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। और ये सवाल मैंने याद रखना कि मैंने इस फॉर्मूले से करवाया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं चाहता तो शायद दूसरे फॉर्मूले से भी करवा सकता था, लेकिन आपके इस सिलेबस में इस फॉर्मूले का जिक्र काफी बार किया गया है, ठीक है। हमने इस फॉर्मूले को प्रूफ भी किया था पिछली एक्सरसाइज में, पिछले जो हमने एक्सरसाइज किए थे, तो ये फॉर्मूले के थ्रू ही हमें प्रूफ करना है, तो यह बात याद रखना आपको, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा 19, और 19 करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, कमेंट करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, थैंक यू। अब आगे करेंगे हम 19 क्या कहता है, त्रिज्या r के एक वृत्त के अंतर्गत एक षटभुज की रचना की गई है, षटभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए और वृत्त के केंद्र से प्रत्येक भुजा की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें दो चीजें पूछी है इसने हमसे, एक तो पूछा है षटभुज की भुजाओं की लंबाई
और दूसरा पूछा है वृत्त के केंद्र से भुजा की दूरी, मतलब डी भी निकालना है और मतलब षटभुज की भुजा भी निकालनी है। तो दो चीजें निकालनी है हमें, ठीक है। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। तो चित्र हमारा कुछ ऐसा बनेगा। अब सर चित्र को देखो क्या कहता है, त्रिभुज त्रिज्या आर। तो यहां पर याद रखना कि हमें त्रिज्या पता है, सिर्फ क्या पता है, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है हमारी, आर है, ठीक है, हमें त्रिज्या पता है। वृत्त के एक अंतर्गत एक षटभुज है। षटभुज की रचना करनी है। षटभुज क्या होती है, एक ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं होती है और 6 की 6 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो षटभुज 6 भुजाओं वाला, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 6 भुजाएं हैं, तो ये षटभुज है। और यहाँ पर याद रखना है कि 6 की 6 भुजाएं बराबर है, ठीक है। जैसे समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में 4 भुजाएं बराबर होती है, वैसे ही षटभुज में 6 भुजाएं बराबर होती है। षटभुज की भुजाओं की लंबाई बतानी है, मतलब ये हमें सारी ये बतानी है कि ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है। हम एक का मान बताएंगे तभी बराबर होंगी, तो उससे पता चल जाएगा। और वृत्त के केंद्र से प्रत्येक भुजा की दूरी, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी बतानी है। ये मतलब इस केंद्र से लेके प्रत्येक भुजा की दूरी, जितनी दूरी यहां होगी उतनी दूरी यहां होगी, ठीक है। तो दोनों के दोनों बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें निकालना है, एक तो OM निकालना है और दूसरा हमें वृत्त की मतलब षटभुज की भुजा बतानी है। सोचने वाली बात है इसके अंदर, पता है क्या, इसमें हमें गिवन कुछ भी नहीं है। जब हमें नंबर में कोई वैल्यू गिवन नहीं है कि किसी भुजा की लंबाई पता हो या वृत्त की त्रिज्या पता हो, हमें कुछ भी पता नहीं। हमें सिर्फ पता क्या है कि वृत्त की त्रिज्या r है। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आंसर आएगा वो r में ही आएगा, मतलब r में ही आंसर निकाल के हमें छोड़ देना है, ठीक है। और सवाल छोटा नहीं है, सवाल काफी लेंथी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम करेंगे। हमने समझ लिया है, दो चीजें हमें निकालनी है, OM निकालना है और भुजा निकालनी है, ठीक है। दो चीज निकालनी है। मैं थोड़ा सा तो ये हमारे पास है, हम यहाँ पर OM और भुजा फाइंड करेंगे। भुजा कौन सी, AB या फिर AF, कुछ भी निकाल लो, AB निकालेंगे हम। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 1 बाय 1, क्योंकि यहाँ पर हमको थोड़ा सा समस्या आ सकती है, क्योंकि सवाल ये मेरे को लगता है ये भी काफी बड़ा होने वाला है। सबसे पहले तो OM को मैं मान लेता हूं D, क्योंकि ये केंद्र से जीवा की दूरी D होती है। केंद्र से जीवा की दूरी को D कहते हैं, ठीक है। और जीवा का फॉर्मूला मेरे पास एक होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कहीं पे लिख देता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा मेरा, AB जीवा है, जीवा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, 2r² माइनस में d², ठीक है। r² माइनस में d²। तो ये फॉर्मूले को हम यूज करेंगे फिर से, लेकिन उससे पहले हमें काफी सारी चीजें इसमें यूज करनी है। सबसे पहले हम भुजा निकालते हैं भाई। भुजा निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, त्रिभुज AOB में, ठीक है, O कहां है मेरा, O मेरा ये है भाई, दिख रहा है, ये मेरा O है। तो त्रिभुज AOB में हमें AO बराबर है BO, ठीक है। AO बराबर है BO, AO बराबर है BO, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। क्या लिखेंगे हम, ये है त्रिज्या, ठीक है। अब देखो, जब ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे, समान भुजा के सम्मुख कोण। तो इसके सामने है ये, इसके सामने है ये दो, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। लिख देते हैं हम, एंगल 1 बराबर है एंगल 2। क्यों बराबर है, समान भुजा के सम्मुख कोण, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इधर ध्यान देंगे कि पूरा का पूरा जो ये एंगल होता है, ये होता है 360 डिग्री का, ठीक है। और ये कितने भागों में बट गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग। 360 डिग्री के एंगल 6 भागों में बट गए, तो 6 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 60 आ जाएगा। मतलब ये सभी के सभी कोण कितने के हो गए, अंदर वाले 60 डिग्री के हो गए। तो इसका मतलब ये भी 60 का हो गया। इसका नाम है AOB। तो एंगल AOB, एंगल AOB कैसे निकलेगा, 360 को मैं 6 से भाग कर दूंगा, 60 आ जाएगा। तो एंगल AOB 60 है, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 180 आएगा।
तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 और इस एंगल का नाम क्या है AOB। तो एंगल 1 जमा एंगल 2 जमा एंगल AOB 180 डिग्री। ठीक है 180 डिग्री एंगल 1 जमा, अब एंगल 2 जो है मेरा, एंगल 2 भी मेरा एंगल 1 के बराबर है। ठीक है, तो मैंने एंगल 2 को उठा के एंगल 1 रख दिया, ये मेरा 60 है। 180 एंगल 1 एंगल 1 60 को उधर भेज दूंगा, माइनस का हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू 120। ठीक है, तो एंगल 2, अब एंगल 1 को मैं यही रखूंगा 120, ये 2 चला जाएगा 120 के नीचे 60, तो एंगल 1 60, एंगल 1 60, तो एंगल 2 कितना, एंगल 1 एंगल 2 बराबर थे तो एंगल 2 भी 60। अब ध्यान दो AOB भी 60, अब एंगल 1 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तीनों एंगल जब 60 है तो वो क्या है, वो एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, मतलब तीनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब OAB त्रिभुज AOB एक त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए OA बराबर है OB बराबर है AB, तीनों बराबर हो गए। OA बराबर है OB और OB बराबर है AB, तीनों भुजाएं बराबर हो गई। ये भुजा हमारी R थी, तो ये पूरा का पूरा मेरा R हो जाएगा, तो AB भी कितना हो जाएगा मेरा R हो जाएगा। मैंने क्या कहा शुरुआत में ही, हमें वैल्यूज R में ही निकालनी है, तो इसका मतलब हमने भुजा निकाल ली। भुजा कितनी आ गई भाई हमारी, आ गई R आ गई, तो यहां पे लिख देते हैं हम भुजा बराबर है R, किसकी भुजा, षटभुज की भुजा। ठीक है, किसकी भुजा, षटभुज की भुजा हमारी कितनी है, R सेंटीमीटर है। ठीक है, निकाल लिया हमने। अब यहां पर ध्यान देंगे, मैंने आपको बहुत बार, मतलब अभी तक हमने कई बार यूज किया है इस फॉर्मूले को, कौन सा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या बोला मैंने, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर भाग में बांटता है। अब देखो, जब केंद्र से जीवा पे लंब डाला तो AM बराबर है BM, AM और BM बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर भी AM बराबर है BM, और सोचो ये पूरा का पूरा AB कितना है, AB हमारा R है, जब ये R दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे तो AM जो है वो R का आधा हो जाएगा, R का आधा मतलब R/2, और BM भी कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों R/2 हो गए। अब आगे करेंगे हम, तो OM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दो, मैंने ये फॉर्मूला बताया था AB का, और ये जो OM है वो मेरा D है, तो OM मेरा क्या है, D है। OM मेरा D है, तो मुझे D निकालना है। D निकालने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, AB बराबर है 2R² माइनस में D²। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है मेरी, AB की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं यहां पे। ठीक है, AB की वैल्यू मेरी R है, तो मैं यहां पे R रख दूंगा। ये मेरा हो गया 2, 2 कहां आएगा, 2 आ जाएगा इसके नीचे, यहां पर है R² माइनस में D², और D² याद रखना मेरा OM है, मुझे OM ही निकालना है। ठीक है, अब ये स्क्वायर यहां पर, ये जो रूट है यहां पर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, यहां बचेगा R² माइनस में D²। अब क्या करेंगे हम, D² को इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, इसको मैं इधर ले आऊंगा R² के पीछे, मतलब R² बटे में ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मेरा आ गया 4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 को इससे गुना करेंगे, 4R² माइनस में R² बटे में 4, मतलब इसको गुना किया, इसमें माइनस कर दिया, नीचे आ गया 4, ये 4R² है, ये 1R², तो क्या बचेगा
3r² बटे में 4, यहाँ पर है d, अब स्क्वायर वहां जाके बनेगा रूट। अब रूट में देखो, रूट से बाहर निकालते हैं पेयर्स में। अब देखो यहाँ पे तो ये d है, अगर मैं इसको 3 इंटू में r बटे में 2 गुणा में 2 लिख दूं, ठीक है, तो बाहर क्या आ जाएगा, यहां से r का पेयर बन गया ऊपर, नीचे पेयर बन गया 2 का, अंदर बच गया सिर्फ √3। तो ये मेरे पास d की लंबाई आ गई। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे षटभुज की भुजा इक्वल टू r है। और दूसरा क्या निकालना था, केंद्र से भुजा की दूरी, केंद्र से भुजा की दूरी, ये भुजा हमारी जीवा है, तो भुजा कह लो या केंद्र या फिर जीवा कह लो। केंद्र से भुजा की दूरी क्या थी हमारी, वो थी हमारी OM, और OM हमारा क्या था, OM हमने d माना था, d की वैल्यू आई है r बटे में 2√3। दिस इज द आंसर। कैसा लगा सवाल, मजेदार सवाल है ना। सच सच बताना, 8वीं क्लास को छोड़ के अब तो 9वीं क्लास में जब आते हो तो कैसा फील होता है आपको, मजेदार लगता है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको 9th क्लास में पढ़ने को मिलते हैं। और याद रखना, ऐसे क्वेश्चन से भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला जो सिलेबस है आपका 10th का, 11th का, 12th का, वहां पर इससे भी लेंथी मैथ हो सकती है, डरने की जरूरत नहीं है। मैथ मतलब एक गेम, मैथ मतलब पजल, जिसको सॉल्व करने में मुझे बड़ा मजा आता है, और मैं जिन बच्चों को सिखाता हूँ उस बच्चों को भी मेरी क्लास में बड़ा मजा आता है। आई होप कि आप भी ऑनलाइन मजे से सीख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट है हमारा, किसी वृत्त के अंतर्गत एक चतुर्भुज MNOP की रचना की गई है। यदि MN वृत्त का व्यास है तो MOP और MNP के विषय में आप क्या कह सकते हैं, अपने तर्क को स्पष्ट कीजिए। अब देखो, सबसे पहले तो मेरे पास एक त्रिभुज वृत्त है, ठीक है, वृत्त में क्या है, MNOP की रचना की गई है। चलो ये मान लो हमारा MN है, MN। अब MNOP बनाना है, MN वो मान लेते हैं यहाँ है, P मान लेते हैं यहाँ है, कुछ ऐसा है MNOP। MN वृत्त का व्यास है तो MOP मतलब ये वाला कोण, ठीक है। दूसरा MNP मतलब MNP ये वाला कोण, बराबर है, दोनों बराबर है। मैंने आपको एक प्रमेय में पढ़ाया था, प्रमेय में क्या पढ़ाया था कि अगर किसी वृत्त के अंदर इस तरीके से कोई कोण बन जाए तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। अगर इसी भुजा से, मतलब सेम भुजा से, एक ही जीवा से जब 2 कोण बने या 3 बन जाए, ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होगा, और ये भी बराबर, मतलब जितनी भी इस भुजा से, ये वाली भुजा से जितने भी कोण वृत्त की परिधि पर बनेंगे सब बराबर होंगे। अब देखो यहाँ पे बस ये वृत्त क्या है कि ये जो कोण बन रहा है इस पे बन रहा है, ये भी क्या जीवा है, तो यहाँ पर ध्यान देना ये जीवा है, इस जीवा से जो ये कोण बनेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण होगा, ये दोनों बराबर होंगे। अपने तर्क को स्पष्ट कीजिए, तो दोनों के दोनों बराबर होंगे, हम क्या लिख देंगे, MOP बराबर है MNP, दोनों बराबर होंगे। तो क्या रहा है, अपने तर्क को स्पष्ट कीजिए, अपने तर्क को क्या लिखेंगे हम, जीवा MP से इसको हम वृत्त भी कह सकते हैं और वृत्त की परिधि भी कह सकते हैं। तो जीवा MP से एक ही वृत्त पर बन रहा है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, एक ही वृत्त पर बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तर्क है, ठीक है। तो यहां तक हमने अटेंड कर लिए 20 क्वेश्चन, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसके लिए देखना पड़ेगा आपको पार्ट 3। तो इसके मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो थर्ड पार्ट भी देखकर आप उसको पूरा कर सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।